हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सो लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन था, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कमीशन में बेटा क्या क्या उसकी पावर्स थी हमने उसको भी पढ़ लिया था, ये भी आपको ध्यान देने के लिए है। और पेंसिल्स जैसे जैसे रीडिंग होती जाएगी आप अपने बुक्स पे भी ध्यान देंगे और पेंसिल से चीज़ों को टिक करते रहेंगे और फिर हम यहाँ पे बताते रहेंगे आपको कौन सा क्वेश्चन किस जगह पे है, ठीक है। आगे बढ़ें। लास्ट टाइम पे हमने आपको समझाया था कि व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ द ईसी एंड नॉट द गवर्नमेंट। ये जो आपके लिए समझने वाली है, ये चीज़ हमने आपको बताई जो लास्ट पॉइंट था। उस टाइम पे क्या होता है, वो गवर्नमेंट के लिए वर्क नहीं कर रहे होते हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए वर्क कर रहे होते हैं। ईसी का मतलब क्या है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के लिए वर्क कर रहे होते हैं और ये चीज़ आपको जानने के लिए सबसे ज़रूरी है, ठीक। तो ये लास्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे था। अब थोड़ा इसके आगे रीडिंग करना शुरू करते हैं हम लोग। देखो, इन द लास्ट 25 years ऑल्सो द इलेक्शन कमीशन हैज़ बिगिन टू एक्सरसाइज ऑल इट्स पावर एंड इवन एक्सपेंड देम। बहुत अच्छी बात है कि पिछले 25 सालों की अगर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन जैसे ऊपर ये कुछ पावर दी हुई है। हालांकि सिर्फ इतनी पावर नहीं है, पावर तो और भी है, बट आपको नॉर्मल समझाने के लिए इतने पॉइंट्स को समझा दिया है कि इतनी पावर्स होती हैं। उन्होंने अपनी सारी पावर्स को यूज भी किया है और यहाँ तक कि अपनी पावर्स का दायरा और बढ़ाया है। एक्सपेंड देम जो लिखा है, दायरा बढ़ाना मतलब यानी कि एक एक आदमी अच्छे से वोट डाल सके, कोई पार्टी गड़बड़ ना कर सके, कोई कैंडिडेट अगर हल्ला मचाता है, धमकी देता है तो उसका चुनाव जो नॉमिनेशन उससे निरस्त करवा दो, कैंसिल करवा दो। मतलब बहुत कुछ, बहुत पावरफुल बना है पिछले 25 सालों में। अब पता है, आपने देखा होगा कई बार कि आपके आसपास अब आर्मी या सीआरपीएफ ऐसे लोग आते हैं वोट डलवाने। ये चुनाव आयोग नहीं करवाया, टीएन सेशन जैसे लोगों ने, वरना ऐसे पहले होता नहीं था। पहले पोलिंग डंप कर ली जाती थी लीडर्स के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा। अब कोई झांकने नहीं आता है, डंडा बजता है सीधा। इतना सख्त करवा दिया चुनाव। It is very common now for the election commission to reprimand the government and administration for their lapses. अब तो ये आम बात हो गई है कि इलेक्शन कमीशन अपने हिसाब से चीजों को दोबारा डिमांड करवा सकता है, सरकार से काम करवा सकता है। वरना पहले सरकार पावरफुल ज्यादा होती थी, इलेक्शन कमीशन कमजोर होता है। तो अधिकारी आते हैं, अधिकारी उस चीज को पावरफुल बनाते हैं। फिर इसमें देखो आगे चीजों को कैसे बताया है कि when election officials come to the opinion that polling was not fair in some booth or even an entire constituency, क्या कि सर किसी बूथ पे पोल यानी कि पोलिंग वोट सही से नहीं हुई, कुछ गड़बड़ हुई है, या पूरे किसी विधानसभा पे या कॉन्स्टिट्यूएंसी लोकसभा पे गड़बड़ हुई है, तो वो क्या करेगा? दे ऑर्डर अ रीपोल। तुरंत इलेक्शन कमीशन ऑर्डर देता है रीपोल करवा दो। तो यहाँ पे एक शब्द आ गया नया, व्हाट इज रीपोल, ठीक। इसको आप लिखेंगे, देखो इसमें रीपोल है, पेंसिल से टिक करो। रीपोल, तो रीपोल से मतलब सर व्हेन इलेक्शन कमीशन सी दैट देयर इज अ लैक ऑफ independent election or is a lack of something that is unfair, he decided to conduct the election again. This is called re-poll. Re-poll इतनी पावर है उसके पास, कहीं भी अगर उसे लगता है ऐसे करके। रूलिंग पार्टीज ऑफन डू नॉट लाइक बट द ईसी डज, और ये तो सच बात है, जो रूलिंग पार्टी होती है उसे कोई पसंद ही नहीं आता इलेक्शन कमीशन का काम, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हमारी ताकत को ये कम कर रहा है, जबकि वो काम तो सबके लिए कर रहा है, इलेक्शन में सबके लिए बराबरी काम कर रहा है। This would not have happened if the election commission was not independent powerful. और ये बेटा कभी ना हो अगर हमारे इलेक्शन कमीशन बेटा पावरफुल ना हो और इंडिपेंडेंट ना हो। इंडिपेंडेंट का मतलब भी होता है कि सरकार से फ्री होकर काम करना, कोई नेता मंत्री का उस पर कोई पावर नहीं चलना, इसे हम इंडिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज की तरफ आएंगे और आप देखो बहुत सारी आपको हेडिंग्स मिलेंगी। नेक्स्ट पेज पे आओ, देखो चेक योर प्रोग्रेस के बारे में लिखा है। इलेक्शन कमीशन इश्यू नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूएंटिंग 4th लोकसभा, तो आपको मैच करना है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन हेडलाइंस को आप ढंग से रीड करेंगे और आप समझेंगे कि ये एक दूसरे से कैसे मिलती जुलती हैं, कैसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ फ्री और फेयर इलेक्शन करवाता है। देखो आगे बढ़ते हैं। पॉपुलर पार्टिसिपेशन
पार्टिसिपेशन, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? पॉपुलर पार्टिसिपेशन सर सिंपल सी बात है कि चुनाव में हिस्सा कितने तरीके से पॉपुलर हो रहा है। तो नीचे ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ भी समझेंगे, ठीक। Another way to check quality of election process is to see whether people participate in its enthusiasm. अगर आपको ये पता करना है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी अच्छे से चल रही है या लोग पॉपुलरली इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, तो उसको कैसे पता करेंगे? सर हमें ये देखना होगा लोग पार्टिसिपेट कितना कर रहे हैं। मान लो अभी यहाँ एक फंक्शन करवाया जाए स्कूल में, कोई पार्टिसिपेशन करे, बच्चे बहुत कम आए, तो क्या वो पॉपुलर होगा? नहीं। पॉपुलर कब होगा? जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पॉपुलर करें। तो यहाँ पे मतलब है सर वोट डालने ज़्यादा लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? पॉपुलैरिटी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही चुनावों की हमारे यहाँ? क्या लोग जागरूक हो रहे हैं? उन्हें पता चल रहा है कि हमारी पावर कितनी है, हम लीडर से अच्छा काम करवा सकते हैं। तो वही वाली बात, द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। अगर चुनाव की प्रक्रिया बेटा फ्री, मतलब हम जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, किसी को तुम्हें रोके टोके नहीं, हमें वोट देना, हमारी पार्टी को देना, तो तुम्हें खराब लगेगा ना। अरे भाई हमारा वोट हम किसी को भी दें। तो कहने का मतलब जब इस तरह की चीजें होंगी तो पॉपुलर सपोर्ट बढ़ेगा सर, और नहीं होंगी तो लोग वोट डालने ही नहीं जाएंगे। ऐसे ही समझ लो जैसे कहीं पे आप अपना काम करवाने जाते हैं और आपसे कोई पैसा मांगे, लाओ इतना पैसा दो, तो क्या आप दोबारा काम करवाने जाएंगे? नहीं, और किसी और को भी नहीं भेजेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसे कई सारी चीज़ें हैं। ये वोटर टर्नआउट इन इंडिया एंड यूके इंडिया कंपैरिजन दिया है। इस चीज़ को समझना थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। यूके मतलब इंग्लैंड से, जो पिंक कलर की लाइन है, और इंडिया यानी जो ब्लू कलर की लाइन है, ठीक। आप इसको ज़रा देखें, कंपैरिजन करो। 1991 में यूके में 78% लोग वोटर चुनाव में हिस्सा लेता था, और इंडिया में कितना था? 56, 1991 में। अब चलते हैं 2015 में, सबसे लास्ट। तो आप देखेंगे कि यूके यानी कि इंग्लैंड का तो घटा है सर, पिंक ग्राफ देखो लगातार गिर रहा है, 59 तक पे आ गया, और यहाँ इंडिया का 62, 60 ऊपर बढ़ गया, 66 ऊपर की तरफ चला गया, और इंग्लैंड का सर कम हो गया। ऐसा सर इंडिया में जागरूकता ज़्यादा आई है, 2015 तक आते आते लोग ज़्यादा हिस्सा ले रहे हैं वोटिंग में, इंग्लैंड में कम हो गया। कुछ तो रीज़न होगा सर। तो ये ग्राफ हमें सिर्फ दिखाता है कि कितना अंतर आया 1991 से 2015 में, पिछले 15 सालों में, या आई थिंक ज़्यादा ही हो गई, तो 24 ईयर्स में कितना गैप आया, ठीक। अब आपको ना यहाँ पे एक दो चीज़ें समझाई हैं, क्या कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं बेटा जिसके बेस पे आप ये कह सकते हैं कि पार्टिसिपेशन है वो पॉपुलर है। जैसे पहला पॉइंट क्या लिखा है? पीपल पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। सिर्फ इतना, इसको अंडरलाइन करना है, टर्नआउट फिगर्स तक। कैसे? हमें कैसे पता चलेगा सर लोग कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? इस बेस पे पता चलेगा सर इलेक्शन पॉपुलर हो। तो हम देख रहे हैं हमारे यहाँ तो बढ़ रहा है सर लगातार, यूके में कुछ कम हुआ है, लेकिन यूके की पॉपुलेशन भी तो आप देखो कम है, उनका 78% तो ज़्यादा हो जाएगा। हमारे यहाँ तो 1 अरब 30 करोड़ है, 40% भी करोगे तो भी इंग्लैंड की जनसंख्या से कहीं ज़्यादा निकलेगा। तो कहने का मतलब है परसेंटेज ठीक है, क्योंकि यूके डेवलप कंट्री है, लोग जागरूक हैं, समझदार हैं, लेकिन हम कैसे पता कर रहे हैं कि वहाँ पे पॉपुलर है सारी चीज़ें? एक दूसरा आता है, जरा देखो तो नीचे की तरफ देखो, दूसरा पॉइंट क्या है? देखिए, in India, the poor, illiterate and underprivileged people vote in larger proportion as compared to the rich and privileged section। कितनी अच्छी बात कही है, यहाँ तक अंडरलाइन करना है। मतलब सर हमारे यहाँ लोग गरीब हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, और उन्हें सुविधाएं चाहिए। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब होता है कि सर उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, इस वजह से भी उन्हें लगता है सरकार से उम्मीद है हमें सरकार अच्छा रोटी कपड़ा मकान बिजली पढ़ाई दे देगी, स्वास्थ्य दे देगी, हॉस्पिटल में इलाज फ्री कर देगी। इस बेस पे वो लोग वोट डालने जाते हैं। और यूएस में या इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता, वहाँ लोग जागरूक हैं इसलिए डालने जाते हैं। और हमारे यहाँ पर देखा होगा थोड़ा अमीर तबका वोट डालने नहीं जाता, लेकिन अब पिछले कुछ समय से आप देखेंगे सेलिब्रिटीज को, आप देखेंगे सोशल मीडिया पर न्यूज़ पे वोट डालने जाते हैं, तो लोग उनसे
प्रेरणा लेते हैं और वोट डालने जाते हैं, कहते हैं अरे वो भी डालने जा रहा तो हम भी जाएंगे, जबकि हमारे एक सोच ही बन गई बड़े आदमी को वोट डालने की क्या जरूरत है, जबकि उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। जब वो नहीं डालेगा तो जो अंडर प्रिविलेज्ड है सोसाइटी में, गरीब है, उसको हतोत्साहित होता है, वो सोचता है कि क्या हमारे लिए सरकार है। सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है। और वो यही एग्जांपल दिया, एग्जांपल के तौर पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पुअर पीपल और अफ्रीकन अमेरिकन और जो हिस्पैनिक्स वोट है वो कम झुकता है जो रिच और वाइट है उनके कंपैरिजन में। इसका मतलब अमेरिका में सर जो रिच लोग हैं, वाइट लोग हैं, वो ज़्यादा वोट डाल रहे हैं। कितने उल्टा सिनेरियो है इंडिया और यूएसए का। आगे बढ़ते हैं बेटा, थर्ड पॉइंट तरफ आते हैं। और नीचे आप इस ग्राफ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नीचे देखो ग्राफ दिया है, इन पॉइंट्स को रचने की जरूरत नहीं है, आप बस इस सोशल ग्रुप को इलेक्शन बाय इलेक्शन ईयर्स 96 में कितना परसेंट, फिर 98, 99, 2004, ये इंडिया का डेटा है। और ऊपर देखो सोर्स दिया है नेशनल इलेक्शन स्टडी 1996 2004 CSDS। 2004 में सर 32% लोग हमारे यहाँ पार्टिसिपेट करने लगे, बढ़ गया पहले से। अब सोशल ग्रुप्स को देखा जाए तो सर अपर कास्ट 56%, ओबीसी 58%, SC 60% और ST 61%। यानी कि सर जो जितना गरीब तबका है उतना ही ज़्यादा वोट में हिस्सा ले रहा है, यानी कि वो जागरूक है। हमने उनको अधिकार दिए, फ्रांस की तरफ देखो सब यूज़ कर रहे हैं। अब आप देखो जरा यूएस का हाल देखो, वाइट लोग ज़्यादा हैं, ब्लैक लोग ज़्यादा हैं, जो हिस्पैनिक हैं, जो अफ्रीका से आए हैं, बाकी लोग हैं वो कम ले रहे हैं। कितना उल्टा है इंडिया से, जस्ट अपोजिट। आगे बढ़े, थर्ड पॉइंट समझते हैं जरा बेटा, क्या है थर्ड पॉइंट। कॉमन पीपल इन इंडिया अटैच अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू इलेक्शंस। जो आम आदमी है ना, उसके लिए अपना एक अलग ही महत्व है चुनाव का। They feel that through elections they can bring pressure on political party to adopt a policy and program favorable to them। यहाँ तक हर आदमी को ये लगता है कि सर हम अपने वोट को देके उस पार्टी को अपने प्रति झुका सकते हैं ताकि वो हमारे लिए नियम कानून कायदे और पॉलिसी बनाए। जैसे भी किसान आंदोलन हो गया, CNRC के लिए विरोध हुआ तो सरकार को वापस लेना पड़ा। ये चीज होती है, इसलिए लोग हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ के, लोग जागरूक हो रहे हैं इस वजह से, ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट की तरफ आते हैं, देखो तो जरा, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन वाला, ये वाला पॉइंट क्या है फोर्थ पॉइंट। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैड बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। ये बात सबसे परफेक्ट है सर, साल 10 साल जो पार्टिसिपेशन है वो पॉपुलर हो रहा है और लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। ये भी एक रीजन है कि सर हमारे यहाँ इलेक्शन पॉपुलर होते जा रहे हैं। पहले से बहुत ज़्यादा वोटिंग होने लगी है, अब तो टीवी, मीडिया, फेसबुक, सोशल साइट्स, हर कोई, अब बच्चा भी राजनीति के बारे में बात करता है अपने यहाँ, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, तो अपने हिसाब से वोट डालने जाएगा। तो पार्टी ये भी सोचती है कि नया जो हमारा वोटर है 18, हर साल बहुत सारे बच्चे 12th पास करके 18 साल के हो जाते हैं, चुनाव होता है, तो पार्टी क्या सोचती है कि नया वोटर भी आ रहा है, उसके हिसाब से पॉलिसी बनाओ ताकि वो भी हमें ही वोट दे। तो ये सारी बातें हैं आपकी, ये सारी बातें आपको जो है, तो ये हमने चीजें समझी, मतलब एक्टिविटीज कितना आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस बेस पे सारी चीजें पता चल रही होती हैं। अरे यार, तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था स्टूडेंट्स कि जब आप इस चीज को समझ रहे थे कि जो इंटरेस्ट है ओवर ईयर्स बहुत बढ़ रहा है, 2-4 इलेक्शन तक आते आते, आप नीचे ग्राफ समझ लो, ग्राफ को आपको समझ में आ रहा है सर, कहाँ 1990 के 6 से करीब सिर्फ 8% था, आज वो 32% है, 4 गुना बढ़ गया सर हमारे यहाँ। अब तो सर 2022-24 में चुनाव होने वाले हैं, तो वो डेटा नहीं आया, तो आप ऐसे समझ लो वो 32 का 62 तो हो ही गया होगा। यानी कि सर इस देश में 50-60 करोड़ लोग वोट देने के लिए एक्टिवेट हो गए हैं, मतलब जागरूक हो गए हैं। अच्छी बात है, वोट देना बहुत जरूरी है, हमें सबके अपनी पसंद का चुनाव करना चाहिए। तो ये सही बातें हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखो नीचे एक सर्वे है 3 नंबर पे, क्या लिखा है, इन चीज को समझना बहुत जरूरी होता है आपके लिए। डू यू थिंक योर वोट मेक अ डिफरेंस। मैं आप सबसे भी सवाल करूं और ये जनता से चुनाव सवाल किया जाता है, क्या आपको लगता है आपके वोट से असर पड़ता है, डिफरेंस आता है। तो देखो ये सोर्स है, नेक्स्ट इलेक्शन स्टडी हुई थी 2004 में, CSDS। बेटा CSDS क्या है, आप नेट पे सर्च जरूर करेंगे,
पता करेंगे ये है क्या एक्चुअल में। सर ये बार बार इसका नाम आ रहा है, सर्वे कर रही है ये। तो सर 67% लोगों को पता कि हमारे वोट का इफेक्ट पड़ेगा, अच्छी बात है, दिस इज वेरी गुड फॉर डेमोक्रेसी। और सर 18% लोग लगता है कोई असर नहीं पड़ेगा, और 15% लगता है सर हमें नहीं मालूम। इसका मतलब है कि वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन 67% लोगों को लगता है नहीं सर हमारा वोट असर डालता है, क्यों नहीं असर डालता है। एक एक करके अगर आप अपने साथ 10 लोगों को वोट दिलवाने ले जाओ, जागरूक करो उनके बारे में, तो आपने ही तो असर डाला उन एक एक करके 10 लोगों पे, एक एक करके 11 इकट्ठे कर लिए। कोई लीडर चला होगा शुरुआत में तो कभी अकेला ही तो रहा होगा, चाहे मोदी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो, अखिलेश यादव, मायावती हो, कभी एक टाइम पर अकेले ही तो रहे होंगे। उन्होंने धीरे अपनी पार्टी बनाई, लोगों को जोड़ा, जोड़ते चले गए, असर डाला। जब सरकार बनाते हैं तो आप जानते हैं देवीलाल जैसा होता है कि हम इलेक्शंस को जीतेंगे तो हम किसानों का बिल माफ करेंगे और सरकार में आ जाएंगे, ये सारी बातें हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। इस हेडिंग का मतलब समझते हैं आप लोग। इलेक्शन आउटकम का मतलब क्या हो गया बेटा, कि अब जब चुनाव हो गया, रिजल्ट आ गया और उसको एक्सेप्ट कर लेना। भाई हम ही एक्सेप्ट करते हैं, और जो पार्टी रूलिंग में होती है मान लो वो हार जाए तो उसे क्या वो एक्सेप्ट करती है बाहरी तौर पर वो एक्सेप्ट करती है कि नहीं अब जनता ने तो हमें जनादेश दे दिया है और हम सम्मान करते हैं, उन्होंने बच्चों में बैठने का मौका दिया, वो तो जीत जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम जनता का स्वागत करते हैं, उन्होंने हमें वोट दिया, हमें जिताया, हम उनके वादों पर खरा उतरेंगे। ये है, इसके बारे में है ये टॉपिक पूरा, ठीक। लिखा भी हुआ है फाइनल टेस्ट ऑफ फ्री फेयरनेस ऑफ इलेक्शन इज आउटकम इटसेल्फ। सबसे जो लास्ट तरीका होता है कि फाइनल फ्री इलेक्शन हुआ है कि नहीं, वो होता है वोटों की गिनती, क्योंकि वहाँ बहुत धांधली होती है भयंकर। पुराने जमाने में जब बैलेट पे निशान वो ठप्पा लगा के वोट दिए जाते थे, तो वहाँ जो कर्मचारी बैठे हैं, इलेक्शन कमीशन उतना पावरफुल नहीं था, उसको धीरे चीज़ें पता चली, तो पता है लोग बैलेट पेपर को ही खा जाते थे 6-7। जैसे तुमने किसी के साथ खा लिए दूसरी पार्टी का, तुम किसी को जिताना चाह रहे हो, ऐसे होता था। पुलिस को लगा दिया, काउंटिंग इनकी करवा दो, बाकी जो बैलेट पेपर्स है ना उसमें इंक डलवा दो, वोट खराब कर दो। तो इलेक्शन होना ही सिर्फ लास्ट स्टेज नहीं है बेटा, फाइनल रिजल्ट आ जाए वो भी ठीक ठाक आ जाए तो वो भी हमारी सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा होती है इंडिया में, डेमोक्रेसी में। तो क्या लिखा है, इफ इलेक्शंस आर नॉट फ्री एंड फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल। अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं हुए, मतदान ही जब ठीक से नहीं हुआ, तो रिजल्ट तो बेटा कैसे फेयर आएगा, क्योंकि आपसे वो डलवाया गया जबरदस्ती। जब वोट पड़ रहा था तो जब उस टाइम किसी ने आपको आज़ादी नहीं दी वोट चुनने की और उसको करने की, आपको डराया धमकाया, तो वही इलेक्शन खराब हो गया पहले तो रिजल्ट तो बेटा पावरफुल पर्सन के हाथ में ही जाएगा, जीत जाएगा। यही नहीं होना चाहिए, ठीक। इन सच सिचुएशन रूलिंग पार्टी डू नॉट लॉस इलेक्शन। अगर ऐसा होता रहा तो जो पावरफुल है ना पार्टी, पावर में है, रूल कर रही है, वो तो कभी हारे ही नहीं। ये हालात हो जाते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे अब लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन आएगा बेटा नेक्स्ट पेज पे, ये जरा देखो तो, आउटकम्स ऑफ इंडियन इलेक्शन स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा, राइट द आउटकम्स ऑफ इंडियन इलेक्शंस, राइट द आउटकम्स ऑफ इंडियन इलेक्शंस। ये यहाँ पे ये क्वेश्चन है बेटा, इसके पॉइंट हैं 1 2 3 4, 4 ही पॉइंट होंगे। अब उसमें सारा नहीं लिखना है, थोड़ा थोड़ा करके लिखना है। देखो एक इरफान साहब ने कार्टून बनाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो नेताजी कह रहे हैं यह कहने की क्या जरूरत थी कि हमने अपने योग्य और जीतने वाले रिश्तेदारों को टिकट दिया है, लो मामला खराब हो गया। तो रिश्तेदारों को पॉइंट किया गया उसमें कोड। तो रिश्तेदारों का मतलब कि जब अपने ही लोगों को भर लो, अपने ही लोगों को आगे बढ़ा दो, वो वाली बात कह देते प्रत्याशी है। ये क्या कहने की जरूरत थी, ईमानदार प्रत्याशी घर वालों को दिया, अपने घर वालों को खराब काम बताता, सब ईमानदारी बताते हैं। तो कहने का आउटकम देखते हैं। पहला है द रूलिंग पार्टी routinely lost election in India both at the national state level. In fact, every 2 out of 3 elections held in the last 25 years the ruling party lost. कितना अच्छा सिस्टम है हमारे देश का। पिछले 25 सालों में ऐसा 2 बार हुआ है। एवरी 2 of 3 इलेक्शन, 3 में से 2 इलेक्शंस में क्या हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी है उसने चुनाव हारा है। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, अच्छा काम कर रहे थे, हार गए।
फिर लगातार 2 बार फिर जीती कांग्रेस, फिर बीजेपी आ गई, फिर बीजेपी 2 बार जीती, तो अब पक्का नहीं अगली बार कौन जीतती। ये खूबसूरती है हमारे यहाँ की। आगे देखते हैं, इन द यूएस एन इनकम्बेंट वाज इलेक्टेड। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, आप जरा समझ लीजिए, लिखा हुआ है सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इनकम्बेंट का मतलब जो उस वक्त तक है जब तक नया चुनाव नहीं हो रहा है, सिटिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए इस बार अभी राजस्थान और यूपी में जो विधायक चुने हुए हैं इस टाइम, तो उनको क्या कहेंगे, सिटिंग एमएलए। जब चुनाव होंगे तब तक उसको सिटिंग एमएलए कहा जाएगा, यानी कि अभी यही है सिटिंग। क्यों? क्योंकि विधानसभा में भी यही बैठता है जाके, हमारे इलाके को यही रिप्रेजेंट कर रहा है। जब नया आएगा तो न्यू इलेक्टेड कहा जाएगा। ये सारी चीजें, तो उसमें यही कहा गया है। देखो ये कहाँ की बात कर रहा है, ये यूएस की बात कर रहा है। Rarely loses an election in India, about half of the sitting MLA lose elections। क्या बात है, यूएसए में जो इस टाइम विधायक है सर उसके चांस हैं जीतने के, लेकिन इंडिया में सर हार जाता है। सर इसका मतलब है कि हमारे यहाँ लोग जागरूक भी हुए हैं और हो सकता है चॉइस भी अच्छी ना मिली हो, तभी तो हरा दिया उसको। Next point, candidates who are known to have spent a lot of money on buying votes and those with known criminal connections often lost election। ये तो सच बात है सर, जो लोग हमेशा पैसे के दम पे वोट खरीदना और क्राइम में एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं वो अक्सर का चुनाव हार जाते हैं। कुछ जीतते जरूर हैं पर बहुत सारे हारते भी। आगे एक लास्ट पॉइंट है, जरा उसको हम लोग समझ लेंगे स्टूडेंट्स। देखो क्या लिखा है, बीइंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली सेपरेट पीपल्स वर्डिक्ट बाय द डिफीटेड पार्टी। हाँ ये बात अलग है, कहीं कहीं डिस्प्यूट थोड़ा हो जाए चुनाव के मामलों में, लेकिन यूजुअली लोग क्या होता है, वर्डिक्ट का मतलब होता है हिसाब किताब कर देना, जनता का जनादेश। डिफीटेड पार्टी होती है उसको दे देते हैं कि आप लायक नहीं थे बैठने के। तो कहने का मतलब है, देखो सारी चीज़ें पता चली सर, यूएस में कैसे हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, लगातार नहीं जीत पाते हैं, इसका मतलब है कि उनमें कुछ प्रॉब्लम्स आई। फ्री इलेक्शन हुए तभी तो उनको हरा दिया, रूलिंग पार्टी थी उनको भी हरा दिया हमने, क्योंकि सर हमें उनको काम नहीं अच्छा लगा। हमारे यहाँ क्रिमिनल एक्टिविटी वाले लोग हैं कैंडिडेट खड़े हो रहे, हमने उनको भी हरा दिया। ऐसा बहुत होता है। तो ये सारी बातें आप धीरे धीरे समझ पाए। आज के लिए सिर्फ इतना रखेंगे, फिर जो नेक्स्ट पॉइंट होगा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसको कल कंटिन्यू करेंगे। तो आज छोटे छोटे क्वेश्चन थे या चीज़ें थी वो आप लिख लेंगे। थैंक यू।